आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमन एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बात की थी कि सीमन एनालिसिस क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, ये कैसे किया जाता है और इसकी प्राइस क्या होती है। और आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें सिर्फ काम की बातें ही की गई हैं। तो सबसे पहले जो आपको जो नज़र आ रहा है वो है क्वांटिटी, मतलब जो सीमन है वो कितनी मिकदार में मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 ml आई है इस रिपोर्ट में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये एटलीस्ट 1.5 ml आनी ही चाहिए, कम से कम 1.5 ml आनी चाहिए। और हमने पहले बात की थी कि आपको इसमें कम से कम 2 से 3 दिन का गैप रखना चाहिए। अगर आप 2 दिन का गैप नहीं रखते तो ये कम भी आ सकती है। अगर 2 दिन का गैप रखने के बावजूद ये 1.5 से कम आती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्वांटिटी है सीमन की वो कम आ रही है। फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है वो है कलर है। कलर उतना कोई मैटर नहीं करता। इसका जो कलर होता है वो अमूमन ऑफ वाइट होता है या लाइट ग्रे भी होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा येलोविश आ रही है, यानी बिल्कुल पीले कलर में आ रही है, तो फिर हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये उसका साइन है। वरना अमूमन कलर इतना मैटर नहीं करता। इसके अलावा फिर जो तीसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है पीएच। अब पीएच आप देख सकते हैं यहाँ पर 8.0 आया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 7.2 से लेके 8.0 तक। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है, तो ये 8.0 आया है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है टोटल स्पर्म काउंट, यानी सेमन के अंदर टोटल स्पर्म कितने हैं। तो यहाँ पर ये 98 दिखा रहा है, यानी 98 मिलियन पर ml। 1 ml के अंदर 98 मिलियन स्पर्म हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो भी आपको आगे नज़र आ रही है, 20 से लेकर 120 तक। और कुछ रिपोर्ट में इसे 140 तक भी लिखा जाता है। यानी अगर 1 ml के अंदर 20 से लेकर 140 मिलियन स्पर्म आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। अब अगली चीज़ जो है वो बड़ी काम की है। अब इस स्पर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 जो है वो है एक्टिवली मोटाइल, नंबर 2 जो है वो है स्लोली, और नंबर 3 जो है वो है डेड, यानी नॉन मोटाइल। तो अब इनमें क्या डिफरेंस होता है इसको देख लेते हैं। जो कि एक्टिव मोटाइल होते हैं ये ऐसे स्पर्म होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट होती है। तो जिस स्पर्म के अंदर मूवमेंट होती है उसे एक्टिव मोटाइल कहा जाता है। फिर जो स्लोली मोटाइल होता है ये ऐसे स्पर्म होते हैं जिनके अंदर एक्टिव स्पर्म की तरह मूवमेंट तो नहीं होती और दूसरी तरफ ये मरे हुए भी नहीं होते, डेड स्पर्म भी नहीं होते। तो यानी एक्टिव तो होते हैं लेकिन बहुत स्लो होते हैं, तो उनको स्लोली मोटाइल कहा जाता है। और जो नॉन मोटाइल होते हैं यानी डेड होते हैं, ये ऐसे स्पर्म होते हैं जो कि बिल्कुल डेड होते हैं। तो ये 3 हिस्सों में स्पर्म को डिवाइड किया जाता है। तो अगर किसी इंसान की रिपोर्ट में 60 एक्टिव स्पर्म आ रहे हैं, कम से कम 60, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक है। और बाकी अगर ये दोनों 40 भी आ रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। बस एक्टिव जो स्पर्म हैं वो 60% कम से कम आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है पस सेल, इसको WBC भी कहा जाता है, यानी वाइट ब्लड सेल, जो कि रिपोर्ट में 3 से 4 आए हैं। तो ये नॉर्मल रिपोर्ट में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर ये आ रहे हैं स्पर्म के अंदर तो इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो नॉर्मल इंसान में ये बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, नॉर्मल इंसान की रिपोर्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है एबनॉर्मल फॉर्म। अब स्पर्म जो होता है ये आप जानते हैं एक जरासीम होता है जिसका एक सर होता है, हेड होता है, बॉडी होती है, फिर एक टेल होती है यानी दुम होती है। तो ऐसा होता है कि किसी स्पर्म का हेड नहीं होता, किसी स्पर्म की टेल नहीं होती, किसी स्पर्म की 2 हेड होते हैं। तो ये सारे एबनॉर्मल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 35% जो हैं वो एबनॉर्मल स्पर्म आए हैं,
इसको कुछ रिपोर्ट में मॉर्फोलॉजी भी लिखा जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान के स्पर्म में एटलीस्ट जो है वो 70% जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए स्पर्म। यानी 30% अगर एब नॉर्मल आ रहे हैं तो ठीक है, हम इसे नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस इंसान के जो स्पर्म हैं एब नॉर्मल वो 35% आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे कम करने की ज़रूरत है। फिर नीचे लिखा हुआ है रिमार्क्स, और रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि जेल जो है वो लिक्विड हो गया है 30 मिनट्स में। आप सब जानते होंगे कि जो सीमन होती है वो थोड़ी सी विस्कोसिटी होती है उसके अंदर, यानी वो बिल्कुल पानी की तरह पतली नहीं होती, थोड़ा सा उसके अंदर गाढ़ापन होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लिक्विड बन जाती है। तो सीमन को पानी बनने में इस रिपोर्ट के मुताबिक 30 मिनट्स लगे हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। 15 से 30 मिनट लगते हैं, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा पाया होगा कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। ये बिल्कुल एक सिंपल सी रिपोर्ट थी। आपने और भी बहुत सारी रिपोर्टें देखी होंगी, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि काम की नहीं होती, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके काम की थी। तो इसलिए आप इस रिपोर्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो, किसी और मेडिकल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।